हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। 20 तारीख यानी कल आपका साइंस का एग्जाम है, तो चैप्टर नंबर 1 आज पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, यानी मौखिक रूप से आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, पूरा थ्योरी तो नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरी आपके पास समय भी नहीं है पढ़ने का। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उनको हम रिविजन करेंगे। तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम पहले क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसी में हम अपवर्तन को भी जोड़ सकते हैं। अलग अलग पढ़े या एक पढ़े तो बात है कि पढ़ना दोनों है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश हुआ भौतिक राशि है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में मदद मिलता है। तो ये सब प्रश्न में कभी नहीं आएगा। प्रश्न में जो होगा वो बात करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। प्रश्न आपका यहीं से बनेगा, तो जहाँ से प्रश्न बनेगा वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? ये बनता है उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में। आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। या काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है ना। अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब किस वाले दर्पण में बनेगा? किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में। और ये प्रश्न पूछा कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाएगा? तो अवतल दर्पण। ये सारे प्रश्न बनेंगे, कोई भी घुमा के पूछ सकता है वो, बस आपको ध्यान रखना। पढ़े पूरा होंगे ही, बस रिवीजन पूरा हो जाएगा। अच्छा, और प्रश्न आपको क्या बन सकता है? अवतल दर्पण का अलग नाम क्या होता है? बोलो कोई। अवतल दर्पण का अलग नाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण। क्या होता है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का अपसारी। अवतल का अभिसारी। दर्पण का बात हो रहा है, लेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है। अवतल दर्पण का अभिसारी, उत्तल दर्पण का अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो अवतल दर्पण क्या करता है? इकट्ठा करने का काम करता है। जितना भी किरण आता है सबको परावर्तित करने की जगह इकट्ठा कर लेता है। और उत्तल दर्पण अपसारी माने पसारी माने फैलाता है। तो उत्तल दर्पण फैलाने कम, इसीलिए उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा करने का काम। कोई दिक्कत? समतल दर्पण का नाम समतल दर्पण ही होता है। और समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अभी तुरंत बोले, काल्पनिक या आभासी। और समतल दर्पण की क्या खासियत बात है कि उनमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा बराबर बनेगा। घर में कभी मन से वो कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरी से वो कुछ भी पूछ सकता है। बोले आपके घरों में कौन सा दर्पण सामान्यतः यूज किया जाता है? समतल दर्पण। घर में जो मायना देखते कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, क्योंकि पूरा शरीर है उसमें हम दिखाता फुल दिखाता है। ठीक है ना। तो इतना ही प्रश्न समतल दर्पण से बनेगा। समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है और बराबर बनता है, ये हमेशा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तल का और बात कर लेते हैं। समतल से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम फिर से एक बार अपसारी। अपोसाकर का अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी तथा सीधा। आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी और सीधा। जब आभासी बना तो उसके साथ सीधा ही आएगा, आभासी के साथ कभी उल्टा नहीं आएगा। उल्टा किसके साथ आएगा? वास्तविक के साथ। यानी कि वास्तविक माने रियल इमेज कभी भी सीधा नहीं बनता है। नकलीय इमेज बनता है, उल्टा सीधा बनता है। जैसे कि ऐना में जो फोटो देखते हैं हम अपना, उसमें हमारा रियल इमेज नहीं बनता है, तो बोल देंगे वो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी, सीधा तथा छोटा। और समतल में क्या था? आभासी, सीधा तथा बराबर। समतल में आभासी, सीधा बराबर। उत्तल में आभासी, सीधा छोटा। अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो इसमें तो आभासी बनबे नहीं करता है। इसमें कैसा बनता है? अवास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में एक केस है जहाँ की आभासी हम बना सकते हैं। वो केस होता है, बोलो केस क्या होता है? फोकस और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण में टोटल हम 6 प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को जो है ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। और आभासी प्रतिबिंब बनता है इस केस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वैसे भी अवतल दर्पण में कभी भी छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनता छोटा प्रतिबिंब, बनता है। अवतल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चाहे छोटा बना लो, बड़ा बना लो, सीधा बना लो। सीधा कब होगा? जब आभासी बनाएंगे। और सीधा बनाने कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे? दर्पण पीछे, क्योंकि वो नकली है, आगे थोड़े बनेगा वो जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा।
ठीक है ना, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा। और जो अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु से बड़ा बनता है छोटा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु का बनता है बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण का भी काम जो है प्रतिबिंब वाला खत्म हो चुका है। अब थोड़ा इसका केस वाला देख लेते हैं। इसमें किरण आरेख भी आपको पूछ लेगा। तो किरण आरेख में सबसे पहला क्या है कि अवतल दर्पण पहला प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? पहला प्रतिबिंब क्या कहाँ बनाते हैं? वस्तु कहाँ रखते हैं? पहले रखते हैं अनंत पर। पहले कहाँ रखते हैं? अनंत पर। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखते हुए किरण आरेख खींचो। ये तो 2 नंबर का हो गया। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो वक्रता केंद्र से पीछे, तो वक्रता केंद्र से पीछे रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच बनेगा। अब सी के तो पीछे रख लिए, अब थोड़ा सा और आगे खसेंगे कहाँ हो जाएगा? सी पर। तो सी पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। यहाँ पर बिल्कुल बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर बनेगा। अब सी पर रख लिए, फिर तनी आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ हो जाएगा? सी और एफ के बीच हो जाएगा। और जब सी और एफ के बीच वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के पीछे बनेगा। इस वाले केस में छोटा बनेगा। इस वाले केस में क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अब सी और एफ के बीच में रख लिए, अब कहाँ रखेंगे? डायरेक्ट एफ पर। अगर एफ मतलब फोकस हो गया, अगर एफ पर वस्तु को रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर बनेगा तो अनंतों पर बनेगा ना, तो वास्तविक बनेगा। और अनंत पर जाके बनेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित बोलेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि अवतल दर्पण वस्तु को एफ पर रखते हुए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, आवर्धित बनेगा वस्तु से। लेकिन वास्तविक और उल्टा ही, अनंत पर जाकर मिलेगा, रियल नहीं मिलेगा। और एफ को एफ रख दिए, फिर एफ से तंत्र आगे बढ़ाएंगे तो पी और एफ के बीच, जो कि जन्म करता कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, आभासी सीधा और बराबर। ठीक है। तो जितने भी इसका किरण रेख बुलाता वो सारा हो गया। इसमें 2 नंबर में ऐसे पूछ लेगा कि वस्तु को अनंत पर रखते हुए किरण रेख खींचे, 2 नंबर में आएगा। या वस्तु को सी पर रखते हुए किरण रेख खींचे, 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बता ही दिए। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा? 2 प्रकार का। अच्छा, पहले अवतल दर्पण का यूज देख लेते हैं ना। अवतल यूज भी मान चलो पूछ देता है कि निम्न में से कौन अवतल दर्पण का यूज नहीं है, या वो 2 नंबर में भी डाल सकता है। अवतल दर्पण के सभी प्रयोगों को लिखे, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो बोलो अवतल दर्पण के सभी प्रयोग। दाढ़ी बनाने में, डेंटिस्ट में, सही बोलो, गाड़ी का हेडलाइट में, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का होता है। सोलर कुकर में, सौर ऊर्जा में, सोलर कुकर सौर ऊर्जा नहीं होगा। पहला हम अब बोल देते हैं। हेडलाइट में, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट में, हेडलाइट सर्च लाइट 2 हो गया, डेंटिस्ट में 3 हो गया, सोलर कुकर 4, दाढ़ी बनाने में 5। तो टोटल कितने यूज है उत्तल दर्पण के? 5 यूज है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण का मात्र 1 यूज है, जो कि पश्च दृश्य देखने के लिए, यानी बोलेगा साइड मिरर या पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज? उत्तल दर्पण यूज। ठीक है ना। कई बुक में उत्तल दर्पण 2-3 को यूज देता, तो वो क्या करता है? प्रतिबिंब बना के ही दे देता है, तो वो यूज नहीं हुआ। रियल यूज इसका 1 उत्तल दर्पण वाला। ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में कोई भी दर्पण रहे, दर्पण रहे लेंस रहे, पहले तो हम अनंत पर ही रखेंगे। पहले कहाँ रखेंगे? अनंत पर। तो अनंत पर रखेंगे तो जानबे करता है कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस पर। लेंस रहे, दर्पण रहे, अनंत पर रखे तो फोकस पर बनने हैं। ठीक है ना। अब वो वास्तविक बने, उल्टा आभासी बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फोकस पर ही बनेगा। अब उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? अनंत पर रख दिए, तो अब आगे खसकाएंगे तो कहाँ आएगा? ये आएगा हमारा अनंत और ध्रुव के बीच आएगा। अनंत और ध्रुव के बीच आएगा। तो अनंत और ध्रुव के बीच आएगा तो फिर कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का भी काम खत्म। तो दर्पण भी खत्म हो गया। अब और इससे प्रश्न क्या बनेगा? हाँ, और बन सकता है कि उत्तल दर्पण का सूत्र क्या है? ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, बोलो तो सूत्र 1/, सही बोलो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f का मतलब क्या है? फोकस। फोकस नहीं है, फोकस दूरी है। एक होता है बड़ी एफ, एक बड़ी एफ मतलब खाली फोकस, और छोटी एफ मतलब फोकस दूरी, और यू मने वस्तु दूरी, अभी मने प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना। तो ये दर्पण का सूत्र ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, हर बार ये दे देता है। तो ये हो गया। अब गोले दर्पण खत्म हो गया। अब दर्पण का चिन्ह अगर बात करें, गोल दर्पण का चिन्ह, तो ये पूछ लेगा कि दर्पण से बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? दर्पण से बाईं ओर बात कर रहे हैं, तो दर्पण से बाईं ओर हमेशा चिन्ह कैसा होगा? ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। और इसमें सूत्र बनता है कि आर बराबर सूत्र क्या होता है? इससे 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f। और इसको हिंदी में भी लिख सकता है कि आर मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसका दुगुना होगा? फोकस दूरी का दुगुना।
फोकस नहीं, फोकस दूरी का दोगुना होगा। अगर फोकस का दुगुना बोलेंगे तब वक्रता केंद्र बोलेंगे। फोकस का दुगुना बोलना है तो वक्रता केंद्र बोलना है। अगर फोकस दूरी का दुगुना बोलना है तो वक्रता त्रिज्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या का उसको सूचित किससे करते हैं? आर से करते हैं। और वक्रता केंद्र को सी से। फोकस दूरी को छोटी एफ से, फोकस को एफ से। ध्रुव को क्या लिखते हैं? पी लिख। ध्रुव क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया इससे। और दर्पण से जो है न्यूमेरिकल के लिए तो 1/1 भी हो ही गया। अब बात करते हैं लेंस वाला। इससे इतना ही प्रश्न बनेगा, ज़्यादा उत्तर। न्यूमेरिकल के लिए तो 1/b बराबर 1/b प्लस। न्यूमेरिकल उतना आता है नहीं, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बने तो वो नहीं आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कौन वाला, ये हो गया लेंस वाला, देख लेते हैं। लेंस में भी लेंस किसे कहते हैं ये सब कभी नहीं आएगा, ये सब जानकारी के लिए। तो अभी जानकारी आपको पहले से लिए होंगे, बस हमें रिविजन करना है। तो लेंस में भी हम बात करते हैं उत्तले लेंस से। कौन सी बात करते हैं? उत्तल लेंस से बात करते हैं। तो उत्तल लेंस से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में? पहला नंबर तो इसका नाम क्या, दूसरा उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। और अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। और अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी। अपसारी माने फैलाना। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। जिस प्रकार दर्पण में अवतल उसी प्रकार लेंस में उत्तल, जिस प्रकार दर्पण में उत्तल उसी प्रकार लेंस में अवतल। ठीक है, तो जिसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का नाम याद है, अन्य नाम, उसको उल्टा करके लेंस में वो याद कर सकता है। लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/, सही बोलो, F बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, इसमें भी F भी U का मतलब वही होगा जो कि दर्पण में होता है। अब बात करते हैं आवर्धन का। आवर्धन क्या होता है? वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई को, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन संकेत क्या होता है? छोटी एम होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक प्रश्न फंसाने के लिए दे दिया जाता है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है? क्या होता है आवर्धन मात्रक? तो आवर्धन का बता दे, कोई मात्रक नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आवर्धन सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब दोनों ऊंचाई है, चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, बस दोनों ऊंचाई है, तो ऊंचाई मात्रक मीटर, मीटर बटे मीटर कटिए जाएगा, तो कहाँ से मात्रक बनेगा? तो मात्रक विहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो बोलेंगे आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन में रहेगा कोई मात्रक नहीं, तो वही मार देना, आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है। क्योंकि तुम देख रहे हो ऊंचाई बटे ऊंचाई कटिए जाएगा, तो आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, इसमें जो है आवर्धन का सूत्र पूछता है कैसे? कभी कभी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई नहीं देगा, संकेत के रूप में देगा। तो कैसे देगा? एम ऐसे पूछेगा। लेंस के लिए, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होगा? एम बराबर v/u, माइनस नहीं, v होगा दर्पण में, माइनस होगा दर्पण में। दर्पण के लिए आवर्धन क्या होगा? m बराबर माइनस v/u। और लेंस के लिए m बराबर v/u। और v मतलब जानबे करता है। और उसको अगर आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो h'/h, जहाँ की h' का मतलब प्रतिबिंब कुछ है और h का मतलब वस्तु कुछ है। ठीक है, तो लेंस में हमारा ये था यूज हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है लेंस भी खत्म हो गया। तो अब देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसका भी डेफिनेशन पूछ देता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके दैनिक जीवन में उदाहरण लेके ये पूछ देता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? कोई बोलो इसमें से। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वापस जाते हैं, उसी माध्यम में लौट जाए उसी माध्यम में लौटती न है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होता है, विचलित होता है, यानी भटक जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम बोलो तो, आकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण दिया के समानुपात स्थिरांक होता है। और साइन आई बटे साइन आर, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार फ्रेश से हम बोल देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने पथ से भटक जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम का, जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन उसी तरह से ये भी है। तो प्रकाश का परावर्तन लगभग हो जाता है, लेकिन इनमें बहुत कन्फ्यूजन था, तो एक बार फिर से बता देते हैं। तो क्या है कि आपतित किरण प्रकाश का परावर्तन में भी होगा और अपवर्तन, क्योंकि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए
अपवर्तन कोण की जिया के स्थिरांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। जिया का मतलब साइन होता है, साइन को हिंदी में जिया कहते हैं। यहाँ बात बोला जा रहा है कि आपतन कोण की जिया, मतलब आपतन कोण का साइन लेंगे, आपतन कोण में आई तो आई साइन मतलब साइन आई। अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण माने आर, आर माने अपवर्तन कोण, आई माने आपतन कोण, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। तो इसको एक तरह से और लिखते हैं म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है ना। ये था। अब देख लेते हैं अपवर्तनांक। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, कहीं को पूछ लेता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। निराक कितना होता है, ये सब इंपोर्टेंट जो है। हालांकि अपवर्तनांक 10-12 को, लेकिन वो सब नहीं पूछेगा, जो इंपोर्टेंट बार-बार है उतने पूछेगा, ठीक है ना। एसएसटी में तो गर्दा ही मचा दिया बिहार बोर्ड ने एसएसटी में आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा पूछ दिया, साइंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या बोले थे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं बोलो? किसी प्रकार जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में मुड़ने की क्षमता को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का अपवर्तनांक या सिंपल अपवर्तनांक कहते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, दूसरे माध्यम में मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसे सूचित करते हैं? एन से। किसे सूचित करते हैं? और दूसरा म्यू से, दूसरा म्यू से सूचित करते हैं। और एन बराबर सूत्र क्या होता है? सी बटे भी। एन बराबर सी बटे भी। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। भी क्या है? माध्यम प्रकाश की चाल। और म्यू का एक सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई ने जानबे करता है आपतन कोण कीजिए, और साइन आर ने अपवर्तन कोण कीजिए। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? न्यूमेरिकल बनाने के लिए। दोनों अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, एन बराबर सी बटे भी। दोनों अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर जब कोण दिया रहेगा तो साइन आई बटे साइन आर लगाएंगे, और जब हमारा क्या कहते हैं भी का मान दिया रहेगा तो एन ऐसे निकल जाएगा। सी तो निर्वात प्रकाश चल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश चल कितना? 3 गुना 10⁸, खाली 3 10⁸ होगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लेगा निर्वात में प्रकाश चाल बताइए, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ये पूछता ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। अगर ऑप्शन निर्वात ना हो तो क्या मारेगा? वायु मारेगा, क्योंकि वायु और निर्वात में लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है निर्वात का। तो अगर ऑप्शन निर्वात ना रहे तो वायु मारना है, और निर्वात रहेगा तो निर्वात में ही मारना है। तो अपवर्तनांक भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें और जो क्वेश्चन, क्योंकि वही क्वेश्चन करा रहा है जो कि आने वाला है, सब तो नहीं करा सकते, तो थ्योरी हो जाएगा, फिर वो 2025 वालों के लिए होगा। अब एक क्वेश्चन और है, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग लिखें। मतलब प्रकाश का अपवर्तन समझ ही गए कि एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा तो अपने पथ से हट जाता है, भटक जाता है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्वेश्चन आता है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग लिखें। तो बोलो तो क्या उपयोग है? कम से कम 3 उपयोग बताओ। पानी का उठा दिखना, पानी के तल का उठा दिखना, उठा हुआ दिखाई देना। तो अब चलिए फिर हम बता देते हैं कि इसके कम से कम 3 उपयोग, 2 ही मार्क्स में 5 नंबर नहीं आएगा। ये पहला लिखना है कि जब पेंसिल को पानी वाले गिलास में डुबाया जाता है तो पेंसिल हल्का टेढ़ा दिखता है। क्या दिखता है? टेढ़ा दिखता है। तो ये पहला उदाहरण हो गया जो कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा हम बोल सकते हैं भरी हुई बाल्टी का कम गहरा दिखना, भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना। और जब सिक्के को पानी में गिराते हैं तो सिक्का थोड़ा सा उठा दिखता है, वाजी में है कहाँ लेकिन उससे ऊपर दिखता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग था, ठीक है ना। बंद कर दो।